करके आ गए हैं। अपनी थर्ड लेक्चर सीरीज है इतिहास के ऊपर, और थोड़ा बहुत इसमें से हम कुछ प्राचीन लेखों के बारे में जानेंगे, प्राचीन काल देखेंगे, कुड़िंद हैं, शक हैं, कुषाण हैं, यौधेय तक हम आज देख लेंगे। आगे के जितने भी वंश हैं, फिर नाग, गुप्त, मौखरी, और उसके बाद फिर अपना प्रॉपर जो इतिहास है उसके ऊपर हम और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसमें आपको इतने क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे जितना कि आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, और उसके बाद जो है आप जिस भी बेस बुक किसी भी किताब से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आप अपना पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो अभी हम पहले प्रमुख लेखों की बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही कमेंट जरूर किया कीजिए कि कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। चलिए देख लीजिए। अब कई सारे शिलालेख हमें मिले जो कि पत्थरों पर लिखे जाते हैं, मंदिर लेख मिले हैं, गुहा भित्ति लेख मिले हुए हैं, ईंट लेख मिले हैं, मूर्ति पीठिका लेख भी मिले हैं, त्रिशूल लेख मिले हैं, ताम्रपत्र के लेख मिले हैं, और साथ में मुद्रा लेख। तो ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक लेख हमको उत्तराखंड के अंदर मिले हैं। जैसे कि शिलालेखों में पत्थरों पे लिखा जाता है, मंदिर लेख में मंदिरों की जो दीवारें हैं, जो स्तंभ हैं, गुहा भित्ति लेख में जो भित्ति होती हैं, जो गुहाओं के अंदर या इस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं उनकी जो भित्तीय संरचना होती है उस पर लिखा जाता है। ईंट लेख में क्या होता है कि जिस भी संरचना का निर्माण ईंटों से किया गया है उसमें ईंटों में कुछ अंकित किया गया होता है। मूर्ति पीठिका लेख में क्या होता है, जो मूर्तियाँ होती हैं उनके पीछे या उनमें किसी स्थान पर कुछ विशिष्ट संदेश लिखे जाते हैं। त्रिशूल लेख जो है इसकी आकृति त्रिशूल के समान होती है, तो उस तरीके से इसमें लिखा जाता है। और ताम्रपत्र लेख और मुद्रा लेख कॉमन है। ताम्रपत्र में एक तांबे का जो है इस तरीके से एक कोई भी टुकड़ा बनाकर उसमें लिखा जाता है, और मुद्रा लेख में तो मुद्राओं के ऊपर अंकन होता है चीज़ों का, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि आप अभी देखेंगे। स्पेशली आप देखिए कालसी जो है, आपने नाम सुना होगा इसका। कालसी है, लाखामंडल है, सिरोली है, मंडल है, माणा है, ऐसे जगह हैं जहाँ से शिलालेख मिले हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अशोक ने एक अभिलेख अपने राज्य की उत्तरी सीमा में लगाया था, और ये सीमा आपको अभी कालसी देहरादून में मिलेगी। टॉन्स और यमुना नदी का जो संगम होता है कालसी के पास, वहाँ यह मिलेगी। इसका मतलब अशोक की जो है उत्तरी सीमा कालसी जो देहरादून के पास थी। तो यहाँ से हमें एक साक्ष्य ये मिला कि अशोक का जो राज्य था वो उत्तराखंड तक फैला हुआ था। अच्छा, ये जो लेख है ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। लिपि देखिएगा ब्राह्मी लिपि है, और भाषा जो है वो प्राकृत लिपि है, प्राकृत भाषा है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि जैसे है ऐसे ही बहुत सारी लिपियाँ उस समय हुआ करती थी, तो ब्राह्मी लिपि आई, खरोष्टी लिपि आई, आपने देखा होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी लिपियाँ जो है उस समय चला करती थी अपनी। तो इसमें से गुरुमुखी है, तो जैसे ब्राह्मी लिपि है, आज वर्तमान में आप हिंदी देखते हैं जैसे, तो ये बाद में देवनागरी लिपि की उत्पत्ति करती है ब्राह्मी से। ऐसे बहुत सारी लिपियों की उत्पत्ति हुई जो उस समय की तत्कालीन लिपि थी ब्राह्मी लिपि। इसका प्रयोग प्राकृत भाषा लिखने में किया जाता था। बाद में फिर अवहट्ट है, ठीक है, उससे पहले संस्कृत जो है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इसमें क्या लिखा गया है देख लीजिए। इसके अंदर मिलेगा, उसने राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इसमें लोगों से हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात भी कही गई है। तो इस तरीके से जो है पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था और इसके बारे में जो है बात की गई है कालसी का जो अभिलेख है उसके ऊपर। ध्यान दीजिएगा, कालसी जो देहरादून के अंदर है वो टॉन्स और यमुना के संगम पर है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये अशोक का स्तंभ है जो कि प्राकृत और प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो निवासी थे उनके लिए पुलिंद शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और अपरांत शब्द ये क्षेत्र है, यानी कि अपरांत क्षेत्र का नाम है। पुलिंद यहाँ रहने वाले निवासी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसी में जौनसार बाबर का एक क्षेत्र जो आता है, जो अगर आप देखें त्यूनी वाला जो ऊपर का इलाका है टॉन्स नदी के किनारे का, टॉन्स का जो बेसिन क्षेत्र है वहाँ लाखामंडल से जो है राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है। तो राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख है उसमें यहाँ यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था ये लिखा हुआ मिलता है। फिर आप देखेंगे गोपेश्वर, कालीमठ और केदारनाथ, इनके नाला के लेख जो हैं और मंदिर की दीवारों पर जो है उत्कीर्ण लेख मिले हैं, ठीक है। अगर आप देवप्रयाग में देखेंगे तो यहाँ वामन गुफा और कल्पनाथ की जो गुफा हैं उनमें गुफाओं के अंदर जो लेख लिखे हैं वो मिले हुए हैं। फिर आप नैनीताल में देखेंगे तो बाड़वाला के अंदर देखेंगे तो इन दो जगहों पर ईंटों पर लिखे हुए लेख भी मिले हैं। देवलगढ़ और कोलसारी से जो है मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं, और गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। तो लगभग सारे लेख आपको मैंने बताए कहाँ से कौन से लेख मिले हैं। अभी गोपेश्वर वगैरह के लेख भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कालसी से, उसके अलावा आपने देखा अभी जौनसार बाबर जो लाखामंडल है यहाँ शिलालेख मिले हैं। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ, नाला, यहाँ से मंदिर दीवारों के जो लेख हैं वो। देवप्रयाग,
के अंदर वामन गुहा और कल्पनाथ में गुफाओं की दीवारों पर जो है वो मिले हैं गुफा भित्ति चित्र। ठीक है, नैनीताल और बाड़ाहाट के अंदर ईंटों पर उत्कीर्णित लेख हैं। देवलगढ़ और कुलसाली में मूर्ति पीठिका और गोपेश्वर और बाड़ाहाट में त्रिशूल लेख। जो गोपेश्वर के अंदर रुद्रशिव मंदिर के अंदर जो त्रिशूल लेख है उसके अंदर आपको एक तो नागपति नाग और एक अशोक चल्ल यानी कि नाग और चल्ल दो वंशों के बारे में लेख मिलते हैं। नागपति नाग ने इस क्षेत्र को जीता था 6 से 7वीं शताब्दी में और 12वीं सदी में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल्ल ने इस क्षेत्र को जीता था। ये इसमें देखने के लिए हमें मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कुषाणकालीन मुद्राएं जो हैं ये मुनि की रेती और सुमाड़ी से मिली हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको यहाँ से मुद्राएं भी मिल चुकी हैं। तो लगभग जितने भी सोर्सेज हमने शुरू में देखे इतिहास के इस संबंध में वह सभी हमको उत्तराखंड में मिले। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जितने भी लेख हैं ये सभी कुछ हमको उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये होगी कि इसमें से वो किस तरीके के प्रश्न बना के हमसे पूछे जाएंगे। हो सकता है कि वो इसमें आपसे लेखों के प्रकार पूछ ले, या इस जगह से कौन से लेख मिले हैं कि 4 ऑप्शन आ जाएं, या उसकी एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट लोकेशन पूछ ले, तो यह आपको बताना होगा। इसी तरीके से एक मोरध्वज स्तूप जो है दोस्तों, यहाँ 3री सदी का एक मुद्रा लेख भी मिला है। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख जो हैं वो पांडुकेश्वर से, कंडारा से, चंपावत से और बैजनाथ से मिले हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो पांडुकेश्वर से कितने मिले हैं 4, कंडारा से कितने मिले हैं 1 और चंपावत में कितना मिला है 1 ताम्रलेख मिला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पता चलता है कि हमें पल्लिका यानी कि छोटे ग्राम होते थे, पट्टी परगना इकाइयाँ होती थी, महत्तम का मतलब ग्राम का शासक, भृत्य मतलब होता है सेवक, प्रतिहार मतलब होता है द्वार का रक्षक करने वाला, गोप्त का मतलब हो गया रक्षक, कोट्टपाल का मतलब होता था गढ़ रक्षक, बलाध्यक्ष का मतलब होगा सेना नायक, महादंड नायक का मतलब प्रधान सेनापति, अक्ष पटलिक का मतलब लेखा परीक्षक और जो कुलचारिक है वो होगा तहसीलदार। ऐसे जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में हमें इन्हीं लेखों से सूचना मिलती है। ये पूरा का पूरा आपको याद ऐसे ही करना है। इसमें से किसी भी शब्द का महत्व है कि आपसे कौन सा शब्द पूछ ले, बताइए बलाध्यक्ष क्या होता है तो आप कहेंगे सर सेना नायक होता है। महादंड नायक कौन होता है तो आप कहेंगे सर वो प्रधान सेनापति होता है। अक्ष पटलिक कौन होता है तो आप कहेंगे लेखा परीक्षक होता है। भृत्य कौन होता है तो आप कहेंगे सेवक। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद करनी है। चलिए, इतना समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा सा ऐतिहासिक काल की तरफ हम चलेंगे। बहुत डिटेल में मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाने वाला इतिहास के बारे में, ठीक है। हम इतना ज़रूर करेंगे कि जितने भी प्रश्न आपके इस जगह से बनते हैं, इन चैप्टरों से बनते हैं, उन प्रश्नों को देख लेंगे और बिल्कुल सीरीज से ही देखेंगे देखने के लिए, लेकिन एक एक राजा के बारे में विस्तृत अध्ययन हम यहाँ करने वाले नहीं हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे जो इससे पहले पूछे जा चुके हैं। चलिए, प्राचीन उत्तराखंड वैसे एक ध्रुव क्षेत्र था। अब ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं कि जंगल थे, वन थे, बीहड़ थे, पहाड़ जो हैं, तो ऐसी जगहों पे थोड़ा सा मुश्किल है किसी के लिए शासन स्थापित कर पाना, और उसके अलावा यहाँ से इतिहास की जानकारी लेना भी मुश्किल है। परंतु जब बहुत सारी चीज़ों को हमने आपस में जोड़ा, इतिहास के सूत्रों को जोड़ा, तो हमें यहाँ का इतिहास की जो है एक ठीक ठाक जानकारी मिलने लगी। ठीक ठाक जानकारी का मतलब ये है कि लगभग हम इस तक पहुँच चुके थे कि चलिए सबसे पहले ये राजवंश आया, इसके प्रमुखतः राजा ये थे, इसके बाद लगभग ये राजवंश आया। इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर को अलग अलग शिलालेख हैं, भूमि लेख हैं, उसके अलावा आपके मंदिरों के लेख हैं, गुहा भित्ति लेख हैं, सिक्कों के ऊपर से चीज़ों को देख करके, मंदिरों को देख करके अनुमान लगाया गया कि चलिए ये वंश यहाँ रहे होंगे। सीरियल वाइज चलें तो सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलेगा कि कुड़िंद शासक, ये जो जाति थी कुड़िंद जाति, माना जाता है कि ये उत्तराखंड की पहली जो है वो शासन करने वाली जाति है। कहने का मतलब ये पहली राजनीतिक शक्ति है जो एक राजाओं के रूप में उत्तराखंड में स्थापित हुई। 3री-4वीं ईस्वी तक इनका शासन जो है वो उत्तराखंड में चलता रहा, ठीक है। अब जैसे आप अशोक कालीन जो लेख देखेंगे उसमें मैंने अभी आपको बताया था पुलिंद शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो मैंने आपको बताया था, और अपरांत जो है उस क्षेत्र का नाम था, क्षेत्र का नाम था अपरांत, और पुलिंद लोग वहाँ शासन करते थे, ये मैंने अभी आपको बताया। और ये कहाँ से पता चला हमको, देहरादून का जो कालशी का अभिलेख है वहाँ से, ठीक है। और इसमें ऐसा लगता है कि जो ये कुड़िंद राजा थे, कहने का मतलब जो ये पुलिंद लोग थे, ये दोनों एक ही हैं, और ये किसके अधीन है, ये मौर्य वंश के अधीन लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग मौर्य शासन के अधीन थे, क्योंकि ऐसा था कि अशोक ने अपनी उत्तरी सीमा पर कालशी का अभिलेख छपवाया। अब ये उत्तरी सीमा देहरादून में बनती है, और हमें ये पता चलता है कि कुड़िंद शासक उस समय उत्तराखंड में शासन करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुड़िंद शासक थे या पुलिंद शासक थे वो किसके अधीन थे, मौर्यों के अधीन थे, ठीक है। अब चलिए इसके आप देखिए
टामली जो है, टॉमली भूगोलवेत्ता है, ये कुलेंद्र या कुनिंद लोग जो हैं ये व्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले थे, ऐसा मानते हैं। व्यास, गंगा और यमुना, जो आज आप देखते हैं गंगा यमुना, इससे ऊपर का जो रीजन है वहाँ किसका शासन था? तो वहाँ कुलिंद लोगों का शासन था, जिन्हें कुलेंद्र भी कहा गया है। चलिए, अच्छा, इसमें से जो प्रश्न पूछा जा चुका है वो ये है कि कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो आप कहेंगे सर, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो अमोघ भूति था। वो कौन था? अमोघ भूति था। इसने जो है रजत और ताम्र मुद्राएं चलाई, ठीक है, रजत और ताम्र मुद्राएं। और इसके अलावा अगर इन मुद्राओं को आप देखेंगे तो व्यास नदी जो है, अलकनंदा नदी जो है, इनके व्यास अलकनंदा के दक्षिण में सुनेत और बेहत, इन स्थानों तक जो है इसकी प्राप्ति हुई है। इन मुद्राओं की जो है लंबे रेंज में प्राप्ति हुई है। इन मुद्राओं की अगर आप बात करेंगे तो देवी या फिर मृग का अंकन इनके फ्रंट साइड में होगा। और इसमें जो है राज्ञः कुनिंदश अमोघ भूतिश महाराजश लिखा हुआ मिलेगा। प्राकृत में लिखा होगा राज्ञः कुनिंदश अमोघ भूतिश महाराजस। अब ये जो शब्द है देखिए, संस्कृत के भी हैं, हिंदी के भी हैं, क्योंकि उत्पत्ति उसी के बाद हुई है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि कुनिंद शासक की जो मुद्राएं हैं उसमें क्या लिखा था, तो आप कहेंगे सर अमोघ भूति जो है इसका नाम आता है राज्ञः कुनिंदश अमोघ भूति महर्जस। ये प्राकृत में लिखा गया है और देवी और या फिर मृग जो है इनका जो है एक चित्र जो है उस मुद्रा में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद क्या होता है, अमोघ भूति की जब मृत्यु हो जाती है प्रथम सदी में, तो उसके बाद शक जो जनजाति है, शक जो जाति है, इसका मैदानी प्रदेशों पर अधिकार हो जाता है और यहीं से शक संवत का प्रारंभ भी माना गया है। तो आप कहेंगे कि शक संवत जो है इसकी जब से शुरुआत हुई वो समय था जब शकों ने कुनिंद अमोघ भूति को हराया। एक तरीके से अमोघ भूति की मृत्यु हो गई तो अमोघ भूति की जगह पे शक आ गए। तो यहाँ पे हमको इनके बारे में पता चलता है कि शक जो है वो सूर्य की मूर्तियों का पूजा करते थे। तो सूर्य मंदिर और सूर्य की मूर्तियाँ जो हमें मिली हैं वहाँ से हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में खासकर कुमाऊँ क्षेत्र में शक संवत का जो प्रचलन है वो भी हमें बताता है कि शक लोग यहाँ निवास करते थे या शक यहाँ के राजा थे। अल्मोड़ा के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोशी नदी के पास है कटारमल सूर्य मंदिर। यह आपको पता है, कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है, बहुत ही फेमस है। ये क्या बताता है कि कहीं ना कहीं शक राजवंश जो थे वो यहाँ शासन करते थे, ठीक है। अल्मोड़ा के अंदर अगर कुनिंद मुद्राओं को देखा जाए तो उसमें आसेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त इन राजाओं के नाम भी अंकित मिलते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा में जो मुद्राएं मिली हैं उनमें आशेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त का नाम मिलता है। और वैसे प्रॉपरली जो मुद्राएं चली गई थी उसमें तो आपको जो है कुनिंदों में अमोघ भूति का नाम देखने के लिए मिलेगा। शकों के बाद फिर देखें तो प्रथम शती के उत्तरार्ध में जो तराई वाला क्षेत्र था उस पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया था। अगर आप इस समय देखेंगे तो वीरभद्र, मोरध्वज और गोविशाण इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से हमको क्षेत्र बंटते हुए दिखे थे और इन क्षेत्रों में कुषाण काल के अवशेष मिले हैं। यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ कुषाण भी रहते थे। वीरभद्र शब्द का उपयोग कहाँ के लिए किया जाता है? ऋषिकेश वाले क्षेत्र के लिए किया जाता है। मोरध्वज जो है ये कोटद्वार के लिए यूज़ किया जाता है और गोविशाण का काशीपुर के लिए, ये आपको याद रखना है। तो इन जगहों से कुषाण कालीन अवशेष भी मिले हैं। तो हमें ये पता चला कि कुषाण आए, कुनिंद आए, शक आए, कुषाण आए। उसके बाद जब कुषाणों का भी पतन हो गया तो कुछ नए राजवंश स्थापित हुए। काशीपुर वाला इलाका जो है उधम सिंह नगर से होते हुए जब आप देखेंगे गोविशाण यानी कि काशीपुर, फिर देहरादून की तरफ आप आएंगे कालशी लाखा मंडल, इन पर कुछ स्थानों पर कुनिंदों का शासन था, ठीक हो गया। और उसी समय में यौधेय जो शासक हैं ये भी मिले। इनका इलाका जौनसार बाबर में मिला, देहरादून में। यानी कि जो अकालशी वाला राज जो वंश था लाखा मंडल का, वहाँ तक कौन थे? कुनिंद थे। और उसके ऊपर का जो क्षेत्र है वहाँ सारे के सारे कौन मिलेंगे? यौधेय मिलेंगे, जो कि जौनसार बाबर में थे। पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में देखा जाए तो कालो डांडा जो है इनके अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब है कि चलो आपके कुनिंदों के जो यौधेय शासकों की मुद्राएं हैं वो मिली हैं जौनसार और बाबर क्षेत्र से, और जो कालो डांडा का इलाका है वो, तो इसका मतलब इस पूरे इलाके में कौन थे? यौधेय थे। तो ये दो तरीके से हमको मिल गए, एक तो यौधेय और दूसरे कुषाण। उत्तराखंड को अगर आप इस हिसाब से बांटेंगे तो आप देखेंगे कि एक जो देहरादून का इलाका आपका पड़ेगा उसके अंदर कालसी और लाखा मंडल का जो इलाका रहा, कालसी और लाखा मंडल का जो इलाका रहा वहाँ कुषाण रहे। यहाँ गोविशाण से ले लीजिए, काशीपुर का इलाका है, यहाँ से देखते हुए अगर आप चलेंगे तो देहरादून के कालसी लाखा मंडल तक का जो इलाका आप देखेंगे वहाँ पे आपको कौन देखने के लिए मिले? कुषाण। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इससे ऊपर जौनसार बाबर में, साथ में पौड़ी,
तो इस इलाके में आपको जो राजवंश मिलेगा वो यौधेय राजवंश मिला। इनकी मुद्राएं यहाँ से मिली हैं, तो इसीलिए हम इनको यौधेय राजवंश की मुद्राओं के हिसाब से कह देते हैं कि यहाँ यौधेयों का शासन था। तो एक तरीके से ये भी पता चला कि कहीं ना कहीं कुषाण राजवंश को खत्म करने में यौधेय शासक भी महत्वपूर्ण थे। अब जब कुषाणों का पतन हो गया तो हमने देखा यौधेय शासक मिले हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका जो है इसका निर्माण शीलवर्मन ने करवाया था। तो जो शीलमनवन राजा हैं, तृतीय सदी के शीलवर्मन राजा, इनको कुछ विद्वान कहते हैं कि ये कुड़िंद थे और कुछ कहते हैं कि ये यौधेय थे, इसमें डाउट है, ठीक है। तो शीलवर्मन जो राजा थे उन्होंने बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था। चलिए, ये तो रहे हमारे यौधेय राजवंश तक के। फिर इसके बाद की बात हम करेंगे कल शाम 5 बजे दोस्तों। बाकी आपको पता ही है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, ये व्हाट्सएप का नंबर है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी थी, और इसके अलावा जो नीचे लिंक दिए गए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम का, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये जो PDF है ये मैं आपको वहाँ सेंड कर सकूँ। वेल, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।